देखो, जब से भारत $4 ट्रिलियन जीडीपी बना है, ये चीज ना चाइना को पसंद आ रही है और ना ही यूएस को पसंद आ रही है। और ये एक फैक्ट है, क्योंकि चाइना और यूएस दोनों नहीं चाहेंगे कि इंडिया फ्यूचर में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बने। आज की दुनिया में यूएसए और चाइना दोनों अपने अपने इन्फ्लुएंस जोन बना के रखे हुए हैं, पर जिस स्पीड से इंडिया ग्रो कर रहा है, अगर फ्यूचर में इंडिया $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाता है तो वो एक थर्ड वर्ल्ड पावर होगा जो इन दोनों के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करेगा। यूएसए का फियर ये है कि इंडिया के राइज से यूएस का इंडो पैसिफिक में डोमिनेंस कम हो सकता है। वहीं चाइना का फियर ये है कि इंडिया वर्ल्ड में एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बन के चाइना की वर्ल्ड फैक्ट्री वाली मोनोपोली तोड़ सकता है और एशिया में एक न्यू पावर बन सकता है। तो इंडिया की ग्रोथ को रोकने के लिए एक तरफ चाइना रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट को बैन कर रहा है, अपने इंजीनियर्स को इंडिया से वापस बुला रहा है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीनरी चाहिए उनकी शिपमेंट को डिले कर रहा है। वहीं यूएस में ट्रम्प इंडिया पे 50% टैरिफ लगा चुके हैं, फ्यूचर में और लगा सकते हैं। वहीं चाइना के टैरिफ को 90 दिनों के लिए और पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी जो ट्रम्प इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं ये फ्यूचर में नॉर्मल होने वाला है। यूएस में अब कोई भी प्रेसिडेंट आएगा वो ये चीज करेगा, 50% टैरिफ नहीं लगाएगा पर 5-10% तो लगाएगा ही, ताकि इंडिया तेजी से ग्रो ना कर सके। इसके अलावा इंडिया की ग्रोथ को रोकने के लिए आपको फ्यूचर में बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी देखने को मिल सकते हैं। पर आईएमएफ ने एक डेटा रिवील किया है कि ट्रम्प के टैरिफ का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी और इंडिया की ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करने वाला है। इसके अलावा फ्यूचर में इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने वाला है और साथ में अमेरिका को इकोनॉमिक पैरामीटर में बीट करने वाला है। इसके अलावा आईएमएफ ने और क्या क्या कहा है, आइए डिटेल से जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आईएमएफ ने बताया है कि इस समय इंडिया नॉमिनल जीडीपी टर्म्स में 4 ट्रिलियन और वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहीं जीडीपी पीपीपी टर्म्स में 17 ट्रिलियन और वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नॉमिनल जीडीपी में हम यूएस चाइना से बहुत ज्यादा पीछे हैं, पर जीडीपी पीपीपी में हम यूएस और चाइना से ज्यादा पीछे नहीं है। अब ये डेटा देख के आप लोग बोलोगे कि दोनों में इतना मैसिव डिफरेंस कैसे है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब पॉपुलेशन के चलते है। यूएस की आबादी 33 करोड़ है और भारत की 142 करोड़ है, इसीलिए भारत पीपीपी टर्म्स में $17 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉपुलेशन वाला फैक्टर पर कैपिटा में दिखाई देता है, जब जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करके पर कैपिटा निकाली जाती है। पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी में दिखाई नहीं देता है। देखो, जब भी हम कहते हैं कि इंडिया $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो वो नॉमिनल बेस्ड होती है। नॉमिनल जीडीपी देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके बेसिस पे निकाली जाती है और फिर उसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके बताया जाता है। मतलब भारत की जीडीपी रूपी टर्म्स में 330 लाख करोड़ रुपए है, उसको डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो वो बनती है $4 ट्रिलियन। पर पीपीपी के साथ ऐसा नहीं है। जीडीपी पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी में रूपी डॉलर कन्वर्जन रेट नहीं देखा जाता है। जीडीपी पीपीपी कॉस्ट ऑफ लिविंग पर बेस्ड होती है। देखो, अगर आपको किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझना है तो वो आप सिर्फ गुड्स और सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बेसिस पे नहीं समझ पाओगे। आपको देश की कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी देखना पड़ेगा कि उस देश में चीजों की कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, सर्विस कॉस्ट क्या है, लिविंग कॉस्ट क्या है। सिंपल में समझाऊं तो सोचो आपके पास $10 है। अमेरिका में शायद आप एक बर्गर, फ्राइज और कोक ले पाओगे। इंडिया में उसी $10 में आप एक फुल थाली, कोल्ड ड्रिंक और डेजर्ट ले लोगे और शायद थोड़ा पैसा बच भी जाए। ये जो लिविंग कॉस्ट का डिफरेंस है वही पीपीपी मेजर करता है। अगर आप यूएस में 79 लाख रुपीस कमाते हो और भारत में 23 लाख रुपए कमाते हो तो दोनों देशों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक बराबर होगा। हाँ, बस ये बात है कि यूएस में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, पर अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग देखोगे तो आप इंडिया में रेस्टोरेंट में 300 रुपए का खाना खाते हो, वो कॉस्ट यूएस में 1700 रुपए हो जाएगी। इसी तरह इंडिया में 50,000 रुपए का रेंट यूएस में 1.5 लाख रुपए हो जाएगा और इंटरनेट बिल 700 रुपए का यूएस में 6,000 रुपए के बराबर होगा। कुछ लोग सोशल मीडिया में कहते हैं कि इंडिया से बेटर दुबई है, वहाँ इतना टैक्स नहीं है, सेफ्टी है, पॉल्यूशन नहीं है। तो एक चीज ये भी जान लो, दुबई इंडिया से 4.5 गुना एक्सपेंसिव है, हाउसिंग में तो 9.5 गुना। एक बार दुबई का ट्रिप लेके देखो, पता चल जाएगा कि दुबई कितना महंगा है। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि दुबई में इंडिया से ज्यादा कमा लेंगे, तो देखो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ हाई पेइंग जॉब्स में ज्यादा पैसे कमाओगे, नॉर्मल जॉब्स में नहीं, और हाई पेइंग जॉब्स उतनी होती नहीं है। दुबई के अलावा यूएस इंडिया से 7 गुना ज्यादा महंगा है, हाउसिंग में तो यूएस 10.5 गुना महंगा है और चाइल्ड केयर में तो 19 गुना। वहीं चाइना भी भारत से 3 गुना महंगा है। तो पीपीपी आपको ग्राउंड रियलिटी बताती है जो नॉर्मल जीडीपी या पर कैपिटा नहीं बताती है।
आज के समय नॉमिनल जीडीपी में यूएस इंडिया से 7 गुना बड़ा है, पर पीपीपी टर्म्स में यूएस इंडिया से लगभग सिर्फ 2 गुना बड़ा है। अगर भारत अभी के हिसाब से 6% के एनुअल ग्रोथ मेंटेन करके रखता है तो इंडिया की जीडीपी पीपीपी 10 साल में डबल होगी और 20 साल में 4x हो जाएगी। वहीं यूएस अगर 2% ग्रोथ रेट से ही बढ़ता रहता है तो आने वाले 20 सालों में इंडिया पीपीपी टर्म्स में अमेरिका को क्रॉस कर देगा। 2045 तक इंडिया की जीडीपी पीपीपी $46 ट्रिलियन होगी और यूएस की $42 ट्रिलियन होगी और हो सकता है कि इंडिया 2040 में ही यूएस को बीट कर दे। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि नॉमिनल जीडीपी में बीट नहीं कर पाए तो लोगों को गुमराह करने के लिए आप पीपीपी का सपना दिखा रहे हो। तो देखो, सबसे पहले बात यह है कि ये मेरा डेटा नहीं है, वर्ल्ड बैंक IMF का दिया हुआ डेटा है। और एक बात आपको मैं ये भी बता दूं, बहुत से इकोनॉमिस्ट नॉमिनल जीडीपी को रियल डेटा मानते ही नहीं है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक्सचेंज रेट होता है। एक्सचेंज रेट के चलते इंडिया की जीडीपी कम ही दिखाई देती है। भारत का रुपी हर साल कमजोर होता रहता है। 2004 में इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले 45 रुपए था, जो आज 85 रुपए हो गया, जिसके चलते इंडिया की जीडीपी उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है जितना उसे बढ़ना चाहिए। अगर रुपी कमजोर ना हुआ होता तो आज भारत की जीडीपी $7.5 ट्रिलियन होती। तो एक्सचेंज रेट से इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। हमारा देश पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, पर वहीं अगर हम नॉमिनल जीडीपी में देखेंगे तो हमें लगता है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नॉमिनल जीडीपी में चलो डॉलर एक्सचेंज के चलते भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन है, पर पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी में कैसे $17 ट्रिलियन है? तो देखो, जीडीपी पीपीपी का एक अलग से एक्सचेंज रेट होता है जो परचेसिंग पावर के बेसिस पे निकाला जाता है और वो इस समय वर्ल्ड बैंक के अनुसार $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज है। तो इसीलिए इंडिया की जीडीपी पीपीपी टर्म्स में $17 ट्रिलियन है और यूएस और चाइना से ज्यादा पीछे नहीं है। और वैसे एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ग्लोबल कंपनीज होती हैं वो उस देश में ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होती है, लेबर कॉस्ट कम होती है। वहां पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करना प्रेफर करती हैं। भारत में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होने से भारत अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर सकता है और इसीलिए अब बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि एप्पल, सैमसंग इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही हैं। अब आप लोग बोलोगे कि इससे इंडिया को कैसे फायदा होगा? तो देखो, आज के समय यूएस बार बार चाइना के टैरिफ को पोस्टपोन कर रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ट्रम्प को पता चल चुका है कि टैरिफ से चाइना को ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है, उल्टा अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। आज के समय चाइना के पास खुद का इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है कि चाइना सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कंजप्शन के बेस पे आराम से ग्रो कर सकता है। इसके अलावा ट्रम्प को यह भी पता चल चुका है कि अगर चाइना ने रिटेलिएशन में यूएसए पे टैरिफ लगाया तो इससे यूएस की कंपनी चाइना जितना बड़ा मार्केट खो देंगी। चाइना पीपीपी टर्म्स में $40 ट्रिलियन इकोनॉमी है। चाइना ऑलरेडी इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। चाइना का कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा बन चुका है। तो चाइना को यूएस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो अब वो इंडिया को कंट्रोल में करना चाह रहा है ताकि फ्यूचर में इंडिया भी इकोनॉमिक पावर ना बन सके। पर अब कई एक्सपर्ट का मानना है कि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट खुद इतना बड़ा बन चुका है कि ट्रम्प के टैरिफ का इम्पैक्ट इंडिया पे ज्यादा नहीं पड़ेगा और फ्यूचर में इंडिया यूएसए को पीपीपी के टर्म्स में आराम से बीट कर देगा। पर इंडिया के लिए ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। फ्यूचर में इंडिया के सामने कुछ चैलेंजेस खड़े हैं, जैसे कि ट्रम्प का टैरिफ, ट्रेड वॉर, ग्लोबल स्लोडाउन। पर अच्छी बात यह है कि इंडियन इकोनॉमी का फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया स्टार्टिंग से कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी रहा है। इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता जा रहा है, डिजिटल इकोनॉमी ग्रो कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रही है, जिसके चलते लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ रेट सस्टेन रहेगी। जिस तरह इंडिया ने पेंडेमिक, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी ग्रोथ रेट को मेंटेन करके रखा हुआ था, वो फ्यूचर में भी मेंटेन रहने वाली है। और देखो, मेरे हिसाब से ट्रम्प ने इंडिया पे जो टैरिफ लगाया है वो भारत के लिए अच्छा है। इससे हमें एक रियलिटी चेक मिल गया है कि यूएस कभी भी भरोसे लायक नहीं है। भारत को अपने डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा फोकस करना होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा और अपने इंपोर्ट्स को कम करना होगा। बेसिकली जो चाइना करता है वही करना होगा। इसके अलावा यूएसए पर ट्रस्ट करना बंद करना होगा, क्योंकि ट्रम्प के बाद भी कोई सन की प्रेसिडेंट 10-15 साल में आ सकता है। तो हमें चाइना की तरह अपने डोमेस्टिक कंजप्शन और मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करते रहना होगा। और देखो, मुझे लगता है कि फ्यूचर में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, क्योंकि जब तक इंडियन गवर्नमेंट को कोई डंडा नहीं करता है तब तक हमारे देश की सरकार काम ही नहीं करती है। 2020 में गलवान हुआ था, तब हमने चाइनीज ऐप, चाइनीज इन्वेस्टमेंट को बैन किया था। इसके अलावा पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी, जिसके चलते आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भारत में असेंबली होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं। तो देखो, असेंबली चाइना में भी होती है। चाइना भी 100% कोई चीज नहीं बनाता है। आज के समय इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में सेमीकंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और दुनिया का 65% सेमीकंडक्टर ताइवान बनाता है। तो चाइना भी सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है और अपने देश में असेंबल करता है। तो वापस भारत पे आते हैं, तो देखो, पीएलआई स्कीम के बाद
बाद से भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए कोई मेजर रिफॉर्म नहीं किया है। ऐसा लग रहा था कि सरकार सोई हुई है, पर अब ट्रंप ने भारत सरकार को जगा दिया है, तो प्रेशर के चलते मुझे लग रहा है कि कुछ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म होने वाला है। भारत चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अलाउ करने वाला है, खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। देखो, मैं चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में अपोजिशन इंडियन गवर्नमेंट पे खूब प्रेशर बनाए ताकि अच्छे रिफॉर्म हो सके, ना कि ये सब चीजें करे। बहुत बकवास और फेक लगता है ये। 10 साल पहले तक ये सब ठीक था, पर आज के समय इसका इम्पैक्ट 0 रह गया है। लोग समझने लगे हैं कि ये सब नौटंकी है। तो हमें सबसे पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना होगा, अपने डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके अलावा हमें एज एन इंडियन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को पहला प्रेफरेंस देना होगा। देखो, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, ये सब देश मैन्युफैक्चरिंग जायंट इसलिए बने हैं क्योंकि इन देशों के लोगों ने अपने यहाँ के प्रोडक्ट को सबसे पहला प्रेफरेंस दिया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इंडियन प्रोडक्ट उतने अच्छे नहीं होते और महंगे होते हैं, तो देखो, हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। हम सब कुछ सरकार पे नहीं छोड़ सकते हैं। मेरी ये बात याद रखना, फ्यूचर में इंडिया के अगेंस्ट अभी बहुत कुछ होने वाला है। जैसे इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी को चोट पहुंचाने की और कोशिश की जाएगी। तो उस समय हमें अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देना होगा, या उन प्रोडक्ट को खरीदना होगा जिसमें मेड इन इंडिया का पार्ट सबसे ज्यादा लगाओ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।